नमस्कार। हरिभूमि के खास प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी राज्य चुनाव समिति ने सोनीपत सीट के लिए 5 नामों का चयन किया है। नंबर 1 पर हर सीट की तरह रमेश कौशिक जो वर्तमान सांसद हैं उनको रखा गया है। नंबर 2 पर मोहनलाल बडोली। नंबर 3 पर राजीव जैन मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रहे हैं, काफी प्रभावी नेता हैं। इनकी पत्नी मनोहर खट्टर सरकार में कैबिनेट मंत्री थी। योगेश्वर दत्त नामचीन पहलवान है, विश्व स्तर पर इनकी पहचान है, लेकिन 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, अभी तक जीत हासिल नहीं हुई है। नंबर 3 पर रखा गया है तीर्थ राणा को। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी क्या रमेश कौशिक पर ही दाव खेलेगी? क्योंकि 5 नामों की एक लंबी लिस्ट राज्य कमेटी ने आलाकमान को भेजी है। इनमें से एक कैंडिडेट चुनाव मैदान में उतरेगा। तो क्या इस बार रमेश कौशिक मैदान में होंगे या इसके अलावा राजीव जैन या योगेश्वर दत्त पर दाव खेला जाएगा? इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ हैं सोनीपत के वरिष्ठ पत्रकार दीपक वर्मा, राई के वरिष्ठ पत्रकार विनोद राठी व जींद के वरिष्ठ पत्रकार सत्येंद्र पंडित। दीपक वर्मा, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी राज्य चुनाव समिति ने आपके यहाँ 5 नाम फाइनल किए हैं, जिसमें वर्तमान सांसद रमेश कौशिक, मोहनलाल बडोली व पूर्व मीडिया सलाहकार राजीव जैन, योगेश्वर दत्त नामचीन पहलवान है देश के, व इसके अलावा तीर्थ राणा। तो आप क्या सोचते हैं कि आपकी नजर में क्या उपयुक्त रहेगा? क्या रमेश कौशिक नंबर 1 पे रखे गए हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में सभी सांसदों को उन्होंने नंबर 1 पे ही रखा है, तो रमेश कौशिक कैंडिडेट होंगे या योगेश्वर दत्त? एक बड़ा नाम है, वो सोनीपत में लोकसभा चुनाव के लिए, अभी तक वो विधानसभा चुनाव लड़ते रहे हैं, हालांकि जीत नहीं पाए हैं, लेकिन काफी प्रभावशाली प्रदर्शन रहा है उनका। तो आपको क्या लगता है कि कौन उपयुक्त कैंडिडेट होगा भाजपा की तरफ से? सर, भाजपा की तरफ से जो 5 नाम सुझाए गए हैं सर, उसमें सबसे पहले रमेश कौशिक जी का नाम है। सीटिंग सांसद है, तो इस वजह से उनका पहला नंबर पड़ता भी है। अगर किसी कारण से टिकट कटती है तो अगर जातीय समीकरण को देखें तब भी, और अब दूसरे फैक्टर को देखें, जैसे जातीय, योगेश्वर दत्त भी ब्राह्मण समुदाय से संबंधित है, तो योगेश्वर दत्त भी रमेश कौशिक की अगर टिकट कटती है तो उसकी जगह पे उनकी जगह लेने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। अगर और आप दूसरे नामों की बात करते हैं, तीर्थ राणा हो गए, जैसे जिला अध्यक्ष थे पहले, वो जी अपना जी गोहाना से विधानसभा चुनाव लड़ा था उन्होंने पिछला। राजीव जैन है, राजीव जैन ने खुद तो इलेक्शन नहीं लड़ा, निर्दलीय लड़ा था, लेकिन बीजेपी से उनकी पत्नी कविता जैन वो मंत्री बनी है एक बार, और 2 बार इलेक्शन जीत चुकी है उनकी पत्नी भी। इसके अलावा आप योगेश्वर दत्त ही, मतलब रमेश कौशिक के अलावा तो आप दूसरे नंबर पे अगर किसको रखोगे तो इस कैंडिडेट में, इन लिस्टों में योगेश्वर दत्त का नाम आता है। इसके अलावा भी वैसे बीजेपी में कई नेता है सर जो तैयारी में है, या फिर मान लो कि डायरेक्ट ऐसे बात कर रहे हैं कि भी सीधा ऊपर से ही उनकी टिकट फाइनल हो जाएगी। इस तरह के भी है, इन नामों के अलग भी 2-4 नाम हो रहे हैं ऐसा कोई नाम आप जो बता सकते हैं दीपक? भाजपा। कोई नाम ऐसा बता सकते हैं कि जो पैराशूट से उतर सकता है इस सूची के अलावा? सर, पैराशूट से भाजपा में अगर आप जिले से बाहर, इन नामों से बाहर की बात कर रहा हूँ जी मैं, वो जी है वो सोनीपत का ही 2-3 कैंडिडेट है, जैसे राजकुमार शामड़ी हैं, एक बाबा अमित बिंदल हैं, ये भी इलेक्शन लड़ने की तैयारी में है। 2-3 कैंडिडेट और ऐसे हैं, जैसे आजाद नेहरा जी हैं, गन्नौर के पुराने वरिष्ठ नेता हैं, वो भी इलेक्शन लड़ने के लिए लोकसभा के लिए अपना नाम भेज चुके हैं। तो इस तरह से कई हैं, मतलब पैराशूट इन द सेंस इसके लिए बात कर रहा हूँ कि मैं, जो आपके यहाँ अभी जो ये 5 नाम भेजे, इनके अलावा लोग हैं सोनीपत के ही सर। जी जी जी। सतेंद्र, मैं जी सर। आपसे बात करना चाहूंगा। जींद का अच्छा खासा प्रभाव है सोनीपत सीट में, जींद हार जीत का अंतर तय करता है सोनीपत में। तो क्या आपको लगता है कि रमेश कौशिक या योगेश्वर दत्त प्रभावी कैंडिडेट हैं? बिल्कुल आपको सर। एक बात और याद इस रखनी होगी, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से लगभग तय है भूपेंद्र हुड्डा या पदम दहिया उम्मीदवार होंगे कांग्रेस के, तो वो फैक्टर भी आपको सामने अपनी नजर में रखना होगा। सर इसमें दोनों को दोनों नंबर 1 पर रमेश कौशिक और योगेश्वर दत्त। वैसे जी जींद की तरफ से भी दावा किया गया था, मगर हार जीत का फैसला जींद करता है। जी अगर पिछले चुनाव को देखें तो भूपेंद्र हुड्डा तीन विधानसभा क्षेत्र आते हैं जींद के, सफीदों, प्रोपर जींद और जुलाना। तीनों विधानसभा के अंदर 50,000 से ज्यादा प्रत्येक उसमें, यानी 1.5 लाख से ज्यादा मतों से हारे थे जी यहाँ पर, तीनों जी। रमेश विधानसभाओं कौशिक से। की जीत का रास्ता भी जींद ने ही तय किया था। रमेश कौशिक अगर जी सोनीपत जी। में तो ऐसे हालात नहीं होते। तो अब आपको क्या जी लगता है? सर। भूपेंद्र हुड्डा लगातार जींद में सक्रिय रहे हैं, उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा भी लगातार जींद में सक्रिय रहे हैं, उन्होंने अपनी एक फोर्स भी खड़ी की है। तो हालात कैसे होंगे इस बार? सर वही फैक्टर, मोदी फैक्टर चला हुआ है, बिल्कुल चला हुआ है। अगर कंपैरिजन करें लोकसभा में, सीट मांगने जो टिकट मांगने वाले हैं उनकी संख्या ज्यादा है,
विधानसभा में कम है। इसमें इसके पीछे की मोदी फैक्टर है। और जो वोटिंग का आधार होगा वो आधार वही होगा, कास्ट बेस। कास्ट बेस कहीं होगा। ना कहीं ये बात जी। नहीं, कास्ट बेस पे अगर आपकी सीटों को अगर आकलन किया जाए, कास्ट बेस पे तो हुड्डा भारी पड़ते हैं आपके क्षेत्र में, तो क्योंकि एक सर विशेष नहीं पढ़ते वर्ग से हुड्डा सर, आते हैं। उसमें जाट वर्सेस नॉन जाट की बात है। जी जी जी। उमेश शर्मा था, उमेश शर्मा ने जिस समय इलेक्शन लड़ा था वो यहाँ पर 50,000 वोट ज्यादा लेके चले थे। जींद जी विधानसभा से 26,000 वोट संविधान से ज्यादा लेके चले थे। तो जी वोटों का तो ध्रुवीकरण होगा सर। और कांग्रेस में भी अगर इसको देखा जाए तो अपर लेवल को नहीं मान रहे लोग, हम्म। भले ही पीसते रहे मगर वोट मोदी फैक्टर काम करेगा। विनोद, मैं अगर आपसे पूछना चाहूं, आपको क्या लगता है कि ब्राह्मण सीट ही रहेगी? क्योंकि पंडित चिरंजीव लाल के समय से माना गया था कि सोनीपत एक ब्राह्मण सीट है। उसके बाद 2 बार रमेश कौशिक ने जीत करके भी यह ठप्पा लगाया, या फिर वो मोदी लहर के सहारे ही चलते रहे? जी देखिए, जहां तक मतदाताओं का कहना है कि अभी भी कि मोदी लहर का पूरा असर है और मोदी लहर के कारण ही कैंडिडेट जीत जाते हैं। जहां तक रमेश कौशिक की बात है, रमेश कौशिक को भी मजबूत दावेदार माना जा रहा है। जी, अब जो बाकी नाम है, मोहनलाल बडोली, राजीव जैन, योगेश्वर दत्त व तीरथ राणा, आप उनको कहां पाते हैं? मोहनलाल बडोली राय से विधायक है और ऐसा माना जा रहा है कि इसमें कोई भी प्रत्याशी अगर भाजपा की तरफ से आता तो मोदी जी की लोकप्रियता के कारण भाजपा की हालात काफी मजबूत हैं। जी दीपक, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं कि राजीव जैन काफी प्रभावशाली नेता हैं, खुद भी चुनाव लड़ चुके हैं, उनकी पत्नी केंद्र में कैबिनेट में, प्रदेश कैबिनेट में मंत्री रही हैं, तो उनका नाम भी इस बार सूची में है। क्योंकि राजीव जैन कभी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ते थे, विधानसभा चुनाव तक थे। तो ऐसा तो नहीं कि एक नया चेहरा है, एक महाजन वोट के लिए भाजपा ने उनको आगे किया है। सर अगर जातीय समीकरण पर आएंगे तो ये मुश्किल हो जाएगा राजीव जैन जी के लिए, क्योंकि अगर 10 सीटों में से एक सीट आती है जी वैश्य समाज के हिस्से में, अगर वो यहाँ से टिकट दे दी जाती है भाजपा से, तो कुरुक्षेत्र में जिस तरह के हालात हैं वहां पर शायद नवीन जिंदल जी इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में मेरे हिसाब से तो सर राजीव जैन जी का थोड़ा सा कम पड़ता है, क्योंकि ब्राह्मण एक तो ब्राह्मण को अगर आप रमेश कौशिक की अगर टिकट काटेंगे भाजपा से तो आपको ब्राह्मण चेहरा ही देना पड़ेगा जी, मजबूरी हो जाएगी एक तरह से। क्योंकि जो वोटों का ध्रुवीकरण होता है, जो अभी तक की राजनीति चलती है, या फिर आप कहें कि मतदान से पहले जो इलेक्शन लड़ा जाता है, उसमें कांग्रेस का और भाजपा का ये एक तरह से रहता है जो वोटों का ध्रुवीकरण है। तो वो ब्राह्मण अगर कोई कैंडिडेट होता है, मोहनलाल बडोली हो जाए, योगेश्वर दत्त हो जाए या रमेश कौशिक हो जाए, तीनों को ही थोड़ा कम ज्यादा लेकिन अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है जी। क्योंकि रमेश कौशिक के साथ थोड़ी से नेगेटिव पॉइंट है, तो उसी तरह से अगर आप बडोली जी के पास जाओगे तो उनका भी अपना इलाके में थोड़ा सा वो है, फर्क है। योगेश्वर दत्त के साथ बस ये है कि उन्होंने 2 बार इलेक्शन लड़ा है, अभी तक जीत नहीं पाए, बड़ौदा से जो जींद से बिल्कुल सटा हुआ है जी। तो इस वजह से मैं ये देख रहा हूँ कि राजीव जैन जी का थोड़ा सा अगर कहीं और से वैश्य समाज को नई टिकट मिल रही हरियाणा में, तो राजीव जैन जी एक बहुत बढ़िया कैंडिडेट बन सकते हैं जी। सुरेंद्र, मैं अगर सोनीपत से हट के बात करूं, हम 21वीं सदी में पहुंच गए हैं, 76 साल हो गए हैं हम आजाद जी हुए। आज भी ब्राह्मण जी समाज, महाजन या जाट, नॉन जाट, वैश्य, हम इसी पे ही अटके हुए हैं। तो विकास की बात कब होगी? तो सर विकास की क्योंकि बातें सोनीपत हैं। लोगों से चर्चा की है तो केवल कास्ट पे ही आप लोगों ने बताया है। तो विकास कब होगा? विकास की बात पे कब इलेक्शन लड़ेंगे? तो सर विकास का तो गौण है, मुद्दा ही गौण है विकास का। तो कहां पर विकास का? अगर वोटिंग का टाइम होता है तो यहाँ पर बिल्कुल ध्रुवीकरण इसी के ऊपर होता है, कास्ट बेस पर ही। तो विकास का तो मुद्दा कौन रहता है सर? विकास के मुद्दे लेके आते ही नहीं, इंटरनल तौर पे लेके जाते हैं। तो पिछले 15 साल के दौरान ये एक कास्ट वाला फैक्टर है ना, ये बहुत बड़ा फैक्टर बनता जा रहा है। इंटरनल तौर पे बात चलती है तब भी, और आउटर पे जब बात होती है तब भी कहीं ना कहीं महसूस जरूर होता है सर। तो इसी आधार पर कास्ट बेस को बनाया जा रहा है जी। विनोद, आपको भी क्या लगता है कि केवल जो सोनीपत का चुनाव है वो कास्ट फैक्टर पे लड़ा जाएगा, या फिर नौकरी पे, रोजगार पे, सड़कों पे, स्कूल पे, अस्पताल पे, वो भी कोई चीज है कहीं?
देखिए जी, हम पूरी तरह से नहीं कह सकते कि चुनाव कास्ट बेस पर ही लड़ा जाएगा। सभी मतदाता अपने अपने क्षेत्र में हुए विकास कार्यों को भी देखते हैं। जी जी। दीपक, मैं एक बार सर फिर विकास कार्यों की बात होती है, उदाहरण सामने है, पीछे जी मंत्री जी नहीं हारते। जी, मंत्री जी नहीं हारते। अगर विकास कार्य देखे जाते ठीक है। नारनौंद हल्के में तो दीपक शायद नहीं दीपक मैं होता आपके सर। पास आ रहा हूँ। दीपक, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो पिछले चुनाव में हुआ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रमेश कौशिक आमने सामने थे, एकमात्र जातिगत आंकड़ों ने ही पूरा मामला बिगाड़े रखा। भूपेंद्र हुड्डा को बड़ी हार का सामना करना पड़ा जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोची थी। इस बार भी लगभग तय माना जा रहा है, कांग्रेस सूत्र बता रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा ही चुनाव मैदान में उतरेंगे। हालांकि वो इच्छा नहीं जता रहे हैं, लेकिन तय है कि भूपेंद्र हुड्डा ही सामने सामने होंगे। तो क्या इस बार भी वही कास्ट फैक्टर ही काम करेगा? सर जैसे पिछली बार जो चुनाव हुआ था उसमें लोकसभा के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को एकदम से वो टिकट दे दी गई थी, उनको इलेक्शन उतारा में गया उतार था। दिया था। तो जी जी उस समय क्या था सर, 12 तारीख को मेरे ख्याल से शायद 2019 की बात है जी, 12 में इलेक्शन था ये, 12 तारीख का, और 10 तारीख को गोहाना में रैली हुई थी सर। जी 10 तारीख तक भूपेंद्र हुड्डा जी का पूरे मतलब लोकसभा क्षेत्र में अच्छा पकड़ बनी हुई थी, ये था कि भी अच्छा इलेक्शन है। लेकिन 10 तारीख को रैली ऐसी हुई, उस रैली के बाद से ही जो कास्ट की हम बात करते हैं वो फैक्टराइजेशन हो गया वोटर्स का सर। और उसके बाद से ही वो 2 ही दिन में 1.5 लाख का अंतर आ गया सर, हार जीत में। और अभी अगर आप दोबारा से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मैदान में आते हैं और इधर से कोई रमेश कौशिक लगा लो या मोहनलाल बड़ोली लगा लो, योगेश्वर दत्त लगा लो, कोई भी होता है तो वो हम्म, अच्छी खासी फाइट देगा जी। जीतने की भी काफी हद तक उम्मीद है उनकी कि वो जीतेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा नो डाउट बहुत बड़े सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, अच्छा वर्चस्व है सोनीपत में, रोहतक में। लेकिन जब वो फैक्टराइजेशन हो जाता है ना सर वोटर्स का, जब वो बढ़ जाते हैं, जब जातिगत उसमें विकास के मुद्दे नगण्य हो जाते हैं सर सोनीपत में। क्योंकि लोकसभा में जब आप जाते हैं तो जो सोनीपत, अगर आप पूरा लोकसभा देखो, जब हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हारे थे यहाँ से, लेकिन उसके बाद विधानसभा चुनाव में सोनीपत में सिर्फ 2 सीट बीजेपी को दी थी, बाकी 4 कांग्रेस के पास थी। अब वो जो 4 कांग्रेस के पास है उनमें से भी 2 जगह भूपेंद्र सिंह हुड्डा हारे हुए थे। तो जी। लोकसभा चुनाव में सर यहाँ कांग्रेस भाजपा कुछ नहीं सर, ये जो वोटर्स की जो जातिगत वो है फैक्टराइजेशन है वो काम आती है सर। एक बात और इसलिए अब फिर जी, अगर एक बात और मैं आपको टोक रहा हूं। अगर भूपेंद्र हुड्डा, पदम दहिया, दोनों में से कौन भारी कैंडिडेट हो सकता है कांग्रेस के लिए? सर पदम दहिया की अपनी अलग छवि है। पदम दहिया जी इनेलो से इलेक्शन लड़े थे 2014 में, या 2014 में ही लड़े थे शायद। तो वो उस समय दूसरे नंबर पे के वोट लिए थे उन्होंने, दूसरे नंबर पर थे वो। जी तो उनके पास 2-2.5 लाख वोट थे कुछ, मतलब इनेलो के टिकट पर। सोनीपत में कुछ इतना वर्चस्व नहीं था इनेलो का। कांग्रेस, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जब से कांग्रेस में वो उदय शुरू हुआ, हुआ है। आगाज हुआ, उसके बाद से रोहतक और सोनीपत तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है। उसके बावजूद उनके कैंडिडेट को तीसरे नंबर पे धकेल के पदम सिंह दहिया इनेलो की टिकट पे दूसरे नंबर पे आए थे जी सोनीपत लोकसभा के लिए। तो जी नो डाउट अच्छे कैंडिडेट हैं, लेकिन उसी पार्टी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ज्यादा बड़े मजबूत दावेदार नहीं बनते उनके मुकाबले। क्योंकि जो बात फिर वही आ जाती है, पदम सिंह दहिया भी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी वो वोटों को फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे सर। जो जाट या नॉन जाट वोटर्स की बात चलती है उसमें जी। दोनों ही एक ही जगह आ जाते हैं सर। सुरेंद्र, मैं आखिरी प्रश्न आपके पास छोड़ रहा हूं। आपको क्या लगता जी है, सर। पदम दहिया या भूपेंद्र हुड्डा, कौन भारी पड़ सकते हैं जींद सर में? सर पदम दहिया की बजाय भूपेंद्र हुड्डा का कद भी बड़ा है, और वोट बैंक पर, एक जाट वोट बैंक पर बढ़िया पकड़ है, ये नहीं अच्छी पकड़ है। और सर एक और थोड़ा हम आपको बताना चाहता हूं कि भूपेंद्र हुड्डा चले हुए हैं, उनके साथ में इनके करीबी हैं सतपाल महाराज। जी सतपाल महाराज गांगोली से हैं और हरिद्वार के मेयर रहे हैं, वहां जी पर भी कांग्रेस की टिकट पर इलेक्शन लड़ते रहे हैं। दावेदारी सतपाल महाराज पर भी गेम खेल सकती है कांग्रेस, जी जी जी। और ये चेंज करने वाला फैक्टर होगा सर। कांग्रेस की ओर से भूपेंद्र हुड्डा दावेदार होंगे या पदम दहिया, या फिर जैसा सुरेंद्र बता रहे थे कि किसी अयोध्या के मेयर को लाकर के कांग्रेस चुनाव मैदान में उतार सकती है, वो एक अलग फैक्टर हो सकता है। लेकिन इतना तो तय है, अगर भूपेंद्र हुड्डा मैदान में आते हैं तो पिछले चुनाव की तरह आमने सामने की रमेश कौशिक के साथ उनका आमने सामने का मुकाबला होगा। परिणाम क्या होगा यह अभी भविष्य के गर्भ में है। नमस्कार।